हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पे हम सीख रहे हैं फिजिक्स की अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट्स। सो आई एम अभिषेक। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन बेसिक मैथमेटिक्स। सो मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि यार ये नीट में मुझे मैथ्स क्यों पढ़ना पड़ता है ना। तो बच्चों, ऐसा है कि लाइफ में ना कहीं जाने के लिए आपको गाड़ी का इस्तेमाल करना होता है। करेक्ट। तो गाड़ी चलाने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए अगर आपको जाना है तो, है ना। बेसिक चीज़ें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि भाई मुझे गाड़ी स्टार्ट करना आता है, मुझे ब्रेक क्लच के बारे में पता है, एक्सेलरेटर के बारे में पता है, और एक स्किल ड्राइविंग जो होती है वो आनी चाहिए। करेक्ट। तो हम ऊपर ऊपर से जानते हैं कि भाई गाड़ी ऑपरेट कैसे होता है, हम ये थोड़ी जानते हैं कि इंजन में कैसे एग्जैक्टली टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और गाड़ी चल रही है। तो बेसिक मैथमेटिक्स भी एग्जैक्टली वही करने वाला है आपकी फिजिक्स की गाड़ी के साथ। ठीक है। तो इसको ऐसा समझ लीजिए कि कब क्लच दबाना है, कब रिलीज करना है, कब ब्रेक लगाना है, ये वहाँ पे हेल्प करने वाला है। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसने वाले हैं कि गाड़ी चलती कैसे है एग्जैक्टली, कहाँ पे कौन सी कंबशन इंजन यूज़ हो रही है कंबशन इंजन हो रही है कि स्पार्क इग्निशन इंजन हो रही है, वट एवर इट इज़, डीजल की गाड़ी है कि पेट्रोल की गाड़ी है, वो ज़्यादा हम नहीं बातें करेंगे। बट एग्जैक्टली गाड़ी चल कैसे रही है ताकि आपका काम हो जाए, वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है। तो इसको पॉजिटिव लेना है बच्चों। ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये मैथ्स क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, मुझे तो नीट की तैयारी करनी थी, मुझे तो डॉक्टर बनना था, मैथ्स की क्या ज़रूरत है, मैं इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस की बातें क्यों सीख रहा हूँ। तो बच्चों, जब भी ऐसा माइंड में आए तो यही सोचना कि मुझे कहीं जाना है और मुझे गाड़ी चलाने की ज़रूरत है। तो मैं गाड़ी को चलाना सीख रहा हूँ, बात खत्म हो गई। मैं गाड़ी के अंदर की डिज़ाइनिंग को नहीं सीख रहा हूँ कि गाड़ी एग्जैक्टली बनती कैसी है। आप गाड़ी नहीं बनाने वाले हो, आप बस गाड़ी चला के उस जगह पहुँच जाने वाले हो और गाड़ी को वहीं पार्क कर देने वाले हो। करेक्ट। ये वही गाड़ी है। ठीक है। हालांकि तो आप जब गाड़ी चलाना सीखते हो, ड्राइविंग सीखते हो, तो पूरी लाइफ काम आता है ना। ये भी ड्राइविंग एक ऐसी ड्राइविंग होने वाली है आप सबके लिए जो कि पूरी लाइफ आपको काम आने वाली है। ठीक है। ये जो एक बेसिक मैथमेटिकल स्किल है ना, ये आनी ही चाहिए। ठीक है। तो आप रियलाइज करोगे इन योर लेटर लाइफ कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, कितना मज़ा आ रहा है, कितना यूजफुल है। ये प्रूव हो रहा है इवेंचुअली। ठीक है। सो फिलहाल के लिए हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें बस बेसिक अपना काम चलाने के लिए गाड़ी सीख लेनी है, और वो गाड़ी है आज बेसिक मैथमेटिक्स। तो इसके दो पार्ट्स हैं बच्चों। तो हम दोनों पार्ट की चर्चा करेंगे एक एक करके। ठीक है। तो एक पार्ट होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। आपने नाम सुना होगा, है ना। नाम से खतरनाक लगता है बट ठीक है, समझ आ जाए तो कुछ खास नहीं है। दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। एक दूसरे का मोटा मोटा ऑपोजिट है, और कोई बात नहीं है। ठीक है। तो बेसिक बेसिक से चर्चा करेंगे, समझेंगे क्या है एग्जैक्टली और कॉन्फिडेंस ले आएंगे। बस यही है आज का मोटिव। ठीक है। तो बच्चों, मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगा। ठीक है। कि डिफरेंशियल कैलकुलस पे बाद में आते हैं, पहले आते हैं कि भाई साहब एक फंक्शन क्या चीज़ होता है। तो फंक्शन जैसे आपने देखा होगा, एफ इज इक्वल टू 2x+3। तो फंक्शन एक चीज़ ऐसी होती है जिसमें आप x की वैल्यू डालो तो आपको y, मतलब f जो भी है फंक्शन, इसको एफ एक्स लिख देते हैं। ठीक है। और इसको हम प्लॉट कर सकते हैं प्रॉपर एक्स वाई एक्सिस पे। ठीक है। तो इसको y भी बोल सकते हो, आसान हो जाता है थोड़ा समझने में। तो फंक्शन एक चीज़ ऐसी होती है जिसमें x की कोई भी वैल्यू डालो तो उसकी एक यूनिक y की वैल्यू आती है। टू समराइज, आई मीन टू से दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ y। दोज टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज फंक्शंस। ठीक है। कुछ चीज़ें फंक्शन नहीं भी होती है। तो ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस होता है ना, ये सिर्फ फंक्शंस के लिए डिफाइन होता है। ठीक है। तो ये बात माइंड में रखेंगे कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है। ओके। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें मैं कुछ भी वैल्यू लिख सकता हूँ। और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये कुछ भी वैल्यू नहीं ले सकता। डिपेंडेंट वेरिएबल, ये समझ में आ रहा है। ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, इसीलिए हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो जो फंक्शन जो चीज़ होती है ना, वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप एक्स की वैल्यू डालोगे तो वाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। यूनिक, यूनिक रिलेशन। सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देर इज वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई। दो वैल्यू ऑफ वाई नहीं हो सकती। मतलब एक एक्स, मैंने मान लो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 डाला, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई।
अगर कोई ऐसा फंक्शन ले लो, कुछ अजीब सा फंक्शन हो जिसमें आप x की वैल्यू डाल रहे हो 0 और उसमें दो वैल्यू आ रही है y की, 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, उसकी बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है इस बात को लेके। आपको बस ये समझना है कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस उन पे ही काम आने वाला है जो कि फंक्शंस है, एंड आपकी ज़िंदगी में सब फंक्शन ही रहने वाला है, तो परेशान मत होइए। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात से शुरू करते हैं कहानी डिफरेंशियल कैलकुलस की। ओके, आइए समझते हैं फटाफट क्या चीज़ है भाई साहब ये। तो एक ग्राफ बनाते हैं, तो कोई भी फंक्शन होता है ना, अब जैसा कि मैंने बोला कि बढ़िया सा ग्राफ बनाते हैं पहले, आपको समझ आए क्लैरिटी के साथ। तो कोई भी एक फंक्शन है मान लीजिए, और उसका एक ग्राफ है, लेट्स से कुछ ऐसा, जूम, ऐसा है कुछ। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। x की कोई भी वैल्यू डालोगे तो आपको एक डिपेंडेंट वैल्यू मिल जाएगी y की, विच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ द पॉइंट इज दैट ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस होता है ना, ये एक तरह का रेट मेजरर होता है, उस पर बाद में आते हैं, पहले कहानी चर्चा सिंपल करते हैं। तो देर इज समथिंग कॉल्ड स्लोप। इफ यू हैव नॉट हर्ड ऑफ, आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज स्लोप। तो स्लोप समझ लेते हैं फटाफट पहले, उसके बाद इस पर आते हैं। ठीक है, तो स्लोप क्या चीज़ होता है बच्चों कि वो पता है आपको, इंक्लाइन बताता है कि कोई भी लाइन कितनी इंक्लाइंड है। ठीक है, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ शुरुआत के लिए। ठीक है, तो अब इसको देखो, ये कहीं यहाँ से एक्स एक्सेस से पास कर रहा है, तो ये कितना, आई एम सो सॉरी, ये कितना ज़्यादा इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के कंपैरिजन में। अगर मैं कोई दूसरी लाइन ले लूँ लेट्स से, तो लाइन वन, लाइन टू, कौन ज़्यादा स्टीप है? लाइन टू ज़्यादा स्टीप है। तो इसको डिफाइन करने का एक तरीका निकाला गया है, विच इज़ नथिंग बट लेट्स से दिस इज थीटा वन, लेट्स से दिस इज थीटा टू। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि ये जो भी थीटा बना रहा है ना, तो स्लोप ऑफ लाइन वन इज बेसिकली नथिंग बट tan ऑफ दैट एंगल। ठीक है, जो भी वो एक्स एक्सिस से बना रहे हैं। सिमिलरली स्लोप ऑफ लाइन टू वुड बी व्हाट, tan ऑफ थीटा टू। ठीक है, तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, वो हम सीखने वाले हैं। ओके, और इसमें कैसे डिफरेंशियल कैलकुलस हमें हेल्प करने वाला है ये भी हम समझेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना है कि tan थीटा वन इज द स्लोप ऑफ line 1, and similarly so tan of the angle whatever it makes with the horizontal x axis is what we call as the slope of that line. Higher the value, the steeper line that particular line is. Okay, higher the value of slope, the steeper will be the line. मान लीजिए कुछ ऐसी कोई लाइन बन गई, लेट्स से थीटा थ्री, तो tan ऑफ एनी एंगल, तो अगर आप रिमेंबर करो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, तो tan ऑफ एनी एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री इज नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप है इसका। बस इसका मीनिंग यही है कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइंड है, सिंपल। अगर ज़्यादा नेगेटिव है तो कुछ ऐसा होगा, कम नेगेटिव है तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि tan थीटा वापस tan 180 जीरो हो जाता है। ठीक है, तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं, समझते हैं एक लाइन के लिए एग्जैक्टली कैसे निकलता है ये। ओके, तो ये बेसिक सी चर्चा जो आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो किसी भी लाइन के लिए ना ऐसे निकलता है, आप समझिए पहले। तो मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ रेफरेंस के लिए। मान लीजिए दो पॉइंट है, एक लाइन है लेट्स से, और उस पर दो पॉइंट ले लेते हैं। उसका मुझे वो निकालना है, स्लोप निकालना है। ठीक है, पॉइंट ए x1 y1, पॉइंट बी x2 y2। ठीक है, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगा बेसिकली, तो ऐसे करके आप बना लीजिए एक ट्राइंगल। करेक्ट, और यही तो एंगल चाहिए मुझे, और ये एंगल मुझे अगर नहीं निकालना है तो एक आसान तरीका क्या है, उस ट्राइंगल को देखिए 90 डिग्री है यहाँ पे, तो बेसिकली इट वुड बी व्हाट, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो ये लेंथ अगर मैं निकाल लूँ और ये लेंथ अगर मैं निकाल लूँ तो मेरा काम हो गया ना। लेट इट बी पी बोल देते हैं, क्यू बोल देते हैं फिलहाल के लिए, तो पी अपॉन क्यू, यही तो है स्लोप, दिस इज द स्लोप। करेक्ट, स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब पी की वैल्यू क्या होगी, लॉजिकली सोचिए, तो ये वाला जो पॉइंट है वो है y2 पे, और ये वाला जो पॉइंट है वो y1 पे, तो दिस लेंथ इज y1 एंड दिस पर्टिकुलर लेंथ इज y2। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। करेक्ट,
y2 माइनस y1, ये आपने पढ़ा भी होगा 10th ग्रेड में, बस वही है। सिमिलरली मुझे ये लेंथ चाहिए, करेक्ट, क्यू की वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, x2, और ये कितनी है, x1। तो दिस वैल्यू विल बी x2 माइनस x1, करेक्ट। तो यही होता है स्लोप, अगर आपने पढ़ा हो, इसको m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं ये फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ फॉर द रेफरेंस, जब तक हम चर्चा करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस की, करेक्ट। सिंपल सी बात है, बेसिक सी बात है, एक लाइन है, उसका 2 पॉइंट्स हमें पता है, उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हमने स्लोप निकाल दिया, दैट्स ऑल। अब समझते हैं कि जो मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, रेट मेजरर। समझ आएगा धीरे धीरे आपको। रेट मेजरर, द डिफरेंशियल कैलकुलस विल हेल्प अस इन मेजरिंग द रेट ऑफ व्हाट, ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन। सो अब वापस बनाते हैं बड़ा सा वो डायग्राम जो मैंने बनाया था पहले। एक फंक्शन ले लेते हैं फटाफट, ठीक है। दिस इज वाई, दिस इज एक्स, एंड लेट्स से दिस इज द कर्व विच इज एसेंशियली y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। कोई भी एक वैल्यू है। अब इस पे 2 पॉइंट लेते हैं फटाफट, 2 पॉइंट ले लीजिए, ए बी, इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए स्ट्रेट लाइन, ओके। स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, ओके। तो समझ में आ जाएगा हमें। तो एक पॉइंट है मेरे पास ए, दूसरा पॉइंट है लेट्स से बी। अगर ए और बी को मैं एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, करेक्ट। कर्व थोड़ा ऐसे से जा रहा है और ए और बी स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से कनेक्ट हो रही है। अगर मैं बोलूं कि ए और बी को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है उसका स्लोप मुझे चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए होगा, ऑब्वियसली इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स, एंड इस तरीके से चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एज अ रेट मेजरर इज नथिंग बट आपका जो y है, जो y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये जो y इज इक्वल टू एफ एक्स की जो वैल्यू है, इसमें अगर मैं x को थोड़ा सा चेंज करूं तो y में कितना चेंज आने वाला है, इसी रेट की बात कर रहे हैं। सो एसेंशियली दिस रेट, rate of change of y when there is a change in x, okay। so how much the value of y is changing per unit change in x, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये लेट्स से दिस इज द पॉइंट x, मैं यहाँ से थोड़ा आगे चला गया x प्लस डेल्टा एक्स पे, x प्लस डेल्टा एक्स पे, तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो थी y लेट्स से, और ये जो वैल्यू है x प्लस सॉरी y प्लस डेल्टा वाई, y प्लस डेल्टा वाई। कहने का मतलब अगर मैं x को डेल्टा x से चेंज करता हूँ तो मेरी y में कितना चेंज आएगा, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट हियर, विच इज एसेंशियली द स्लोप ऑफ दिस लाइन, इजंट इट। इस लाइन का स्लोप है बेसिकली, वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस लाइन। नाउ द पॉइंट इज दैट अगर आप सोचो ध्यान से, तो ये जो डेल्टा x है, ये तो मेरा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली इस लाइन की स्लोप चेंज होती जाएगी। अगर मैं बी पॉइंट को यहाँ पे ले लूँ तो ये लाइन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, इजंट इट। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो थोड़ी और डिफरेंट हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो और डिफरेंट हो जाएगी। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो हमारा डेल्टा एक्स होने वाला है उसकी वैल्यू पे ये टेंजेंट का स्लोप, सॉरी इस लाइन का स्लोप चेंज हो रहा है, करेक्ट। इस लाइन का स्लोप चेंज हो रहा है बेसिस द सिलेक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। नाउ द पॉइंट इज दैट मुझे चाहिए कि एग्जैक्टली ए पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई क्या है, दैट इज व्हाट वी नीड, एंड फॉर दैट रीजन डू यू कैन यू गेस कि डेल्टा एक्स शुड टेंड टू जीरो। अगर डेल्टा एक्स जीरो की तरफ टेंड करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, बेसिकली एक टेंजेंट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो तो पॉइंट ए पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप और पॉइंट बी पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप काफी डिफरेंट है। देखिए ये कम स्टीप है, ये ज्यादा स्टीप है। डज इट मेक सेंस? आई होप यू आर ट्राइंग टू, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस, ठीक है। हम फाइनली फिर शॉर्टकट रिजल्ट पे पहुंचेंगे।
विच विल हेल्प अस अ लॉट। ठीक है, तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड एंड फील इट अ बिट कि बेसिकली जो स्लोप की बातें हो रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज, सो दिस स्लोप इज एसेंशियली नथिंग बट this slope. Now the point is that कि this rate will change with the point as well. And उसको हम वो कंप्यूट कैसे करते हैं, उसको कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस डेल्टा एक्स को जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाओ। ओके, जितना छोटा हो सके, बहुत छोटा। तो यू विल रियलाइज कि as we make it smaller, this particular thing will start contracting, and एक टाइम ऐसा आएगा कि when it is tending to zero, this will be a simple line as a tangent at point A, and उसी के स्लोप के बारे में बातें कर रहे हैं हम, which is essentially the rate of change of y with respect to x. and जब हम इससे छोटा करते जाते हैं तो that is how we write it. How do we write it? We write it in this fashion: dy by dx, which is nothing but rate of change of y with respect to x at a given x. ठीक है, which is essentially nothing but limit delta y upon delta x where x tends to 0. delta x tends to 0. सिंपल। इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो हर बार आपको ये एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको समझने के लिए मैंने बनाया है। एसेंशियली दिस इज व्हाट वी आर कमिंग टू, कि हर पॉइंट पे आपका स्लोप बदलता जाएगा एक कर्व के। तो इस पॉइंट पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है वो डिफरेंट है कंपेयर टू दिस पॉइंट। So, in order to obtain the value of rate of change of y with respect to x at this point, what we are doing? We are drawing a tangent and we are finding the slope of that tangent, and that gives us the value of rate of change of y with respect to x at point A. Simple. तो ये तो कहानी हो गई, थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी लग रही है यार कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो यार, मज़ा नहीं आ रहा है सर, इतनी सारी चीज़ें हैं, है ना। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको क्रक्स समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। मैं सीधा सीधा dy बाई डी एक्स लिख के भी कहानी खत्म कर सकता हूँ, आप भी उसको रट के खत्म कर सकते हो, बट समझ आ जाए तो पूरी लाइफ याद रहने वाला है आपको कि क्या एग्जैक्टली इसका यूज़ है। एंड इसका यूज़ है, लेट मी टेल यू। तो इसको फटाफट नोट कर लेंगे सभी लोग, है ना, पॉज करके नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट कि अगर मुझे किसी ग्राफ का dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या मुझे हर बार ग्राफ बनाना पड़ेगा, मतलब किसी फंक्शन का, लेट्स से फंक्शन इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो क्या मुझे हर बार ग्राफ बनाना पड़ेगा? बिना ग्राफ बनाए कैसे होगा, है ना। है एक तरीका, बिना ग्राफ बनाए भी हो सकता है। अब बात करते हैं थोड़ी डिफरेंट वाली, ये तो हमने लाइन वाइन की बात कर ली, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ एक स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर ले लो, एल लेंथ का है, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा a इज इक्वल टू एल स्क्वायर। सिंपल। मैं बोल रहा हूँ कि l को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, डेल्टा एल, दिस इज एल फ्रॉम हियर टू हियर, लेट दिस बी डेल्टा एल। अगर मैं स्क्वायर के लेंथ को, एक साइड के लेंथ को डेल्टा एल से इंक्रीज कर दूं तो मेरा एरिया कितना इंक्रीज होगा, व्हाट वुड बी द इंक्रीज इन एरिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर है तो स्क्वायर का साइड लेंथ ही बढ़ गया, तो द न्यू स्क्वायर वुड बी समथिंग लाइक दिस, isn't it? Correct. This will also be delta L. Correct. So the new area would be something like this. ये पूरा एरिया यहाँ से, correct. That would be your new area. So what we are interested in, we are interested in finding delta A upon delta L. Why? क्यों भाई, क्यों फाइंड कर रहे हो? इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि L में अगर कुछ चेंज आया तो उससे मेरा एरिया कितना इम्पैक्ट होगा, एरिया कितना बढ़ जाएगा, और इसके प्रैक्टिकल यूजेस हैं, आते हैं एक एक करके। तो इसको पहले एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिफरेंशियल से भी समझेंगे। ओके, तो एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हर बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। तो एल्जेब्रिकली ऐसे समझते हैं कि पहले वाला एरिया तो एल स्क्वायर है, नया एरिया क्या हो जाएगा भाई साहब, नया एरिया हो जाएगा कुछ ऐसा, मतलब ए विच इज दिस एंड डेल्टा ए विच इज दिस। तो डेल्टा ए मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, कुछ नहीं,
सिंपल है भाई, नया वाला जो रेडियस है, सॉरी नया वाला जो साइड है उसका स्क्वायर कर लो, यही तो होगा। और क्या होगा? पुराना एरिया इंक्रीज इन एरिया टोटल एरिया। सिंपल। इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा भाई साहब? एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल स्क्वायर प्लस 2L इंटू डेल्टा एल। करेक्ट। कूल है। हमें पता है कि एल स्क्वायर इज ए, एल स्क्वायर ए है क्योंकि वही तो ओरिजिनल एरिया है। सो व्हाट डू वी हैव फर्दर? डेल्टा ए इज इक्वल टू 2L प्लस डेल्टा एल स्क्वायर। करेक्ट। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए, हमें बेसिकली ये चाहिए कि एरिया कितना इंक्रीज होगा अगर मेरा साइड थोड़े से अमाउंट से बढ़ जाता है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, साइड लेंथ। करेक्ट। तो अब यहाँ से डेल्टा एल को नीचे ले आओ, है ना? तो डेल्टा एल को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो दैट इज व्हाट आई गेट, isn't it? Now go back to that result which I wrote earlier. dy by dx is equal to limit delta x tending to 0 delta y upon delta x. That is what I had. इसको यहाँ अप्लाई कर दो, एसेंशियली हमें यही तो चाहिए। सो बेसिकली इसको लिमिट लगा दो, डेल्टा एल टेंडिंग टू 0 विच इज इक्वल टू डी ए बाई डी एल। हमें तो यही चाहिए, किसी भी एक पर्टिकुलर साइड लेंथ पे अगर मैं एल चेंज करूँ तो मेरा एरिया कितना चेंज होगा। सो बेसिकली डी ए बाई डी एल वुड बी नथिंग बट, यहाँ पे एल डेल्टा एल को 0 पुट कर दो, लिमिट 0 है, 2L हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करता लॉजिकल अप्रोच से, एल्जेब्रिक का ही मतलब जो हमारा वो है, स्क्वायर का क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स लेता विच इज नथिंग बट 2x, दैट इज व्हाट आई हैव गॉट। सिंपल। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब फाइनली ये सब आपको सिखाने के लिए था कि चलता कैसे है कॉन्सेप्ट। अब सीधा हम फॉर्मूले, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स उसको बाय हार्ट कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। मेक सेंस? तो सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे, एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग जस्ट write an email to me or put a comment below the video. I hope you are enjoying it. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सब लोग नोट डाउन कर लेंगे, पॉज करके आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वो हमें याद रखने हैं और कुछ नहीं, उससे काम हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी कुछ और भी आ जाएगा तो वो आपको यूज़ करके याद रख लेंगे। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या क्या है भाई साहब? तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट कुछ ऐसा है। मतलब एक्स पावर एन मतलब क्या? एक्स क्यूब है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो इट विल बी 3x3 माइनस 1 विच इज 3x स्क्वायर। सिंपल। ओके। सिमिलरली कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ओके, इन सब का याद रहना चाहिए आपको। साइन का हो जाता है कॉस, कॉस का हो जाता है माइनस साइन, जो भी सी से शुरू होते हैं उनका डेरिवेटिव लेने से नेगेटिव आ जाता है सामने। करेक्ट। देन वी हैव व्हाट? tan, tan x का हो जाता है sec स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, अब सी से शुरू होने वाला है तो ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर क्या है भाई हमारे पास? secant x which is essentially sec x tan x, एंड लास्ट वाला, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले ये तो याद रहना ही चाहिए आपको, कोसेक एक्स नेगेटिव आ जाएगा, सी से शुरू हो रहा है। ठीक है, कोसेक एक्स कॉट एक्स, खत्म। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रहने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास ई पावर एक्स भी है, इसका सिंपली ई पावर एक्स ही रह जाता है ना। ए पावर एक्स इज बेसिकली आपका आ जाता है ए पावर एक्स इंटू एल एन ए। करेक्ट। एल एन एक्स वुड बी नथिंग बट 1 बाई एक्स।
बस यही सब है कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसके अलावा आप वो भी याद कर सकते हो, फॉर एग्जांपल डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ये बाय हार्ट करने होंगे, और विथ टाइम इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू। ओके, ठीक है, तो नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग और प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस से ही याद होने वाला है, बाय हार्ट करके कुछ नहीं होने वाला है। और ये सिर्फ आपके लिए एक गाड़ी है, एज आई टोल्ड यू। ओके, तो इसको सिर्फ गाड़ी की तरह लेना है जो आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। बहुत ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप सबने नोट डाउन कर लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी है मिनिमम मैक्सिमम। तो अब यूज़ पे आते हैं। देखो, गाड़ी के बारे में सीख लिया, एक्सेलरेटर क्या होता है, बाइक प्रेस क्या होता है, कैसे काम करता है, थोड़ा बहुत वो भी सीख लिया है ना। अब हमें करना है कि भाई क्या करूं। डिफरेंशियल कैलकुलस तो सीख लिया, अब क्या करूं। क्या करें फिर। चलो, तो इसका एप्लीकेशन सीखते हैं। ठीक है, तो उसके पहले कुछ रूल्स हैं, वो भी सीख लेते हैं फटाफट। तो रूल्स क्या है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कभी दो फंक्शन आ जाए, ठीक है, u प्लस वी, दो फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। इसका अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है तो वो कुछ रूल्स हैं, उसको आप बस थोड़ा सा रिविजिट कर लो। कुछ इस तरीके से ऑपरेट होता है, ये भी प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, u into v. So it will be u dv by dx plus v du by dx. मेक सेंस, ये हो जाता है। उसके बाद आ जाएगा आपका u बाई वी, मतलब ये u v जो है x का फंक्शन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा v डी यू बाई डी एक्स। ये प्रैक्टिस से याद होता है बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे याद रहेगा सर, खत्म, कुछ नहीं है। ठीक है, यू रूल, ये रूल, वो रूल, एक चेन रूल भी काम आता है। मान लो मेरे पास लेट्स से डी यू बाई डी एक्स लेना है मुझे, और u खुद किसी और का फंक्शन है, लेट्स से इट्स नॉट अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x। एग्जाम्पल भी कराऊंगा मैं, डोंट वरी। तो इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, डी यू लेट्स से y के साथ हो रहा है ऐसा, दिस इज ऑल्सो नोन एज चेन रूल। एग्जाम्पल करते हैं तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, इस तरह की चीज़ें ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। लेट्स से पहले बेसिक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद ये एक एग्जाम्पल कराऊंगा आपको। बेसिक एग्जाम्पल मतलब लेट्स से y है 2x³ प्लस 3x² प्लस 2। लेट्स से दिस, मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करूं भाई, कुछ नहीं, देखो कौन से रूल में फिट बैठ रहा है, इसमें बैठ रहा है। इसमें क्या है बेसिकली, ये स्प्लिट हो जाता है इंडिविजुअल टर्म्स पे और ऐड हो जाता है। तो बस यहाँ पे भी वही करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x³। देखो अभी शुरुआत में ऐसे पहली बार पढ़ोगे तो ऐसे सीखने में थोड़ा सा लगेगा भाई क्या चीज़ है ये, बट एक बार आप फ्लूइड हो जाओगे। देखो अब ये 2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है भाई साहब, कांस्टेंट तो कुछ नहीं होता, इसका x पावर 0 होता है। अब वो जो प्रीवियस रूल हमने पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इज नथिंग बट n इंटू एक्स पावर -1। ये तो पहले से ही 0 है भाई साहब, तो 0 नीचे आ जाएगा तो वो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, है ना। तो सिंपल वे में देखो, ये नीचे आया 6x, एक पावर कम हो जाएगी स्क्वायर, प्लस 3 इंटू टू 6x, एक्स की एक पावर कम हो जाएगी 1 प्लस 0, खत्म। यहीं से देख लो, 3 इंटू टू, 3 इंटू टू इज 6x², 3 इंटू टू इज 6 इंटू x, और वो 0, खत्म, है ना। और कोई कांस्टेंट टर्म अगर यहाँ पे होती है ना बच्चों, तो उसको भी ध्यान रखना है। लेट्स से कांस्टेंट है a इंटू एक्स पावर n है, ऐसा कोई फंक्शन है। ठीक है, तो ये a सीधा सीधा बाहर आ जाता है, a n x पावर, तो ये a ऐसे ही रह जाता है एज अ कोफिशिएंट, a इज अ कांस्टेंट ओवर हियर। ठीक है, अब ये वाले फॉर्मूले का एक एप्लीकेशन देखते हैं। इस वाले फॉर्मूले में बेसिकली u किसी और का फंक्शन है एंड आप उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो कैसा बिहेव करने वाला है। आई होप थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। प्रैक्टिस का गेम है, और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे इसके बाद फिजिक्स के, तो आपको और समझ में आ जाएगा डिटेल में। ओके, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे फटाफट पॉज करके। हाँ, तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से
y इज इक्वल टू 2t³ प्लस 5 पावर 4, ओके, प्लस 3t³ प्लस 5 पावर 3 प्लस t³ प्लस 5, दैट्स इतना ही। तो अब देखो, अब मुझे अगर यहाँ पे डेरिवेटिव चाहिए dy बाई डी टी, तो थोड़ा सा ये क्या करूँ भाई मैं, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो रहा है ना। तो इसके लिए ही वो चेन रूल यूज में आता है। आप सबसे पहले dy बाई डी टी को ये कर लो कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसका डेरिवेटिव मैं टी में डायरेक्टली नहीं लूंगा। आप देख रहे हो एक टर्म कॉमन है हमेशा, है ना। तो मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा इस पर्टिकुलर भाई साहब के साथ। देखो कितना मज़ेदार रूल है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लग सकता है आपको, बट समझने की कोशिश करो, समझ आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। फिर इसका मैं टी के साथ लूँगा। तो अब देख रहे हो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी टी अभी भी है, बट ये जो चीज़ है देख रहे हो, ये दोनों कैंसिल आउट होके वही बनेगा ना इवेंचुअली, बस। तो बेसिकली रैदर देन एक्सपैंडिंग दिस, इसको एक्सपैंड करूँगा पागल हो जाऊंगा, है क्या करूँ मैं एक्सपैंड करके, इतने सारे टर्म आ जाएंगे। तो उसी के लिए ये चेन रूल काम आता है। अब देखो कितना काम आसान होने वाला है हमारा। तो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करने वाले हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो पूरे फंक्शन को, तो बेसिकली ये जो चीज़ है ना, इसको कुछ और मान लो आप थोड़ी देर के लिए। लेट से इसको वाई तो है ही, जेड मान लो, ठीक है। ये भी जेड हो गया, ये भी जेड हो गया, करेक्ट। तो ये एसेंशियली क्या है, डी वाई बाई डी जेड, खत्म। क्यों? क्योंकि आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो ऐसा दिखने लगेगा, 2z पावर 4 3z³ प्लस जेड, ऐसा दिखने लगेगा। इसका तो मुझे पता ही है भाई क्या है, डी वाई बाई डी जेड। अगर मुझे कोई निकालने बोल दे तो क्या निकालूंगा मैं, 4 × 2 8, एक पावर रिड्यूस हो जाएगी 9z² प्लस 1, खत्म। क्या ही है, ये तो बहुत सिंपल है भाई। लेकिन आपको सवाल में पूछा गया है डी वाई बाई डी टी निकालना है, तो डी वाई बाई डी टी निकालने में ये चेन रूल काम आता है। तो डी वाई बाई डी जेड तो मैंने निकाल लिया, करेक्ट। अब मुझे डी जेड बाई डी टी भी निकाल लेना है। तो डी जेड बाई डी टी, जेड किसको माना था मैंने, डी बाई डी टी ऑफ x³ प्लस 5, इसको माना था मैंने। तो देखो क्या होगा, 3t² प्लस 0, खत्म, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर, और उसको ओरिजिनली रख लेंगे उस तरीके के फॉर्मेट में, है ना। प्लस 9 × जी स्क्वायर कितना भाई, प्लस दिस मच प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड बाई 3t², खत्म, दैट इज द आंसर। समझ आया बच्चों, इस तरीके से करना है, ओके। बस इतना ही है। अब इसको एक्सपैंड कर लो, जो कर लो, आपके ऑप्शंस में से एक ऑप्शन रहेगा। हालांकि इतना टिपिकल नहीं आने वाला, बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना था मुझे, तो मैंने समझा दिया एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो इस तरीके से सोचना होता है, इसको एक्सपैंड करने लगोगे तो पता नहीं कब सॉल्व होगा, क्या होगा, ओके। सो दिस बिकम्स योर फाइनल रिजल्ट, डी वाई बाई डी टी, खत्म, सिंपल, इतना ही है, ठीक है। इस तरीके से यूज है। अब जो हमारी नेक्स्ट कहानी होने वाली है बच्चों, वो है मिनिमा और मैक्सिमा। आपने सुना होगा मिनिमा मैक्सिमा, है ना। तो मिनिमा मैक्सिमा का यूज होता है, तो वो समझते हैं थोड़ा, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लेंगे पॉज करके सभी लोग, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगा इसमें, तभी होने वाला है, तभी मज़ा आने वाला है, ओके। ओके बच्चों, तो अब चर्चा करेंगे हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा, ओके। सो कोई भी ग्राफ बनाते हैं, पहले सबसे पहले समझने के लिए क्या चीज़ है भाई सभी। तो कोई भी अगर एक क्वांटिटी है, फंक्शन है, तो उसमें कुछ ऐसा हो सकता है, राइट। तो ये पॉइंट आप अगर देखो और ये पॉइंट अगर देखो, तो यहाँ पे एक वैल्यू जो हिट हो रही है y की, तो दिस इज योर फंक्शन y इज इक्वल टू x। इस पर्टिकुलर x पे अगर आप देखो, तो जो y है वो एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, करेक्ट।
लेट्स से x1 एंड दिस इज x2। अब बिना ग्राफ प्लॉट किए ना, ये मिनिमम मैक्सिमा कॉन्सेप्ट और डिफरेंशियल कैलकुलस का फायदा ये है कि बिना ग्राफ प्लॉट किए हम निकाल सकते हैं कि ये x1 और x2 कौन से हैं। ओके, दैट्स द ब्यूटी। आइए समझते हैं। सो एक प्रॉपर्टी है, वो समझाने के लिए मैंने आपको पहले ही ग्राफ बनाया है। और वो प्रॉपर्टी पता है क्या है? आप लॉजिकली सोचो, जो भी मिनिमम पॉइंट होगा या मैक्सिमम पॉइंट होगा जहाँ पे y की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम हो रही है, वहाँ पे जो टेंजेंट होगा ना, दैट विल बी जीरो। मतलब द स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी जीरो, करेक्ट? So the rate of change of y with respect to x at all such points, which is either maxima or minimum, will be zero. So essentially what we can say, dy by dx is equal to zero. Okay? एक और चीज आपको जो माइंड में रखनी है एज अ नोट, एज अ की टेक अवे, कि जो dy by dx जो चीज हमने निकाली इतनी मेहनत करके समझ के, दिस इज एसेंशियली नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। टेंजेंट एट एनी given x on the y is equal to fx ग्राफ। खत्म। मतलब ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अगर आप dy by dx निकाल रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई x3 है भाई साहब, यहाँ पे जो भी स्लोप है, dy by dx निकालो, ये फंक्शन दिया रहेगा, dy by dx निकालो, उसमें x3 डालो, तो वो जो वैल्यू आएगी ना x3 डालने के बाद, दैट विल बी द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। दैट्स द physical significance of dy by dx, or so called the differential calculus. Okay, that is how it helps us, and if you remember, we derived it like that. Okay, कि point A पे जाके वो मुझे टेंजेंट का स्लोप दे दे, दैट इज द सिग्निफिकेंस। अब इसी सिग्निफिकेंस को यूज करके हम मिनिमम और मैक्सिमा के पॉइंट्स निकालने वाले हैं, x1 और x2। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट कि कैसे हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, बट ये समझिए कि निकलता कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी मिनिमम और मैक्सिमम होगा, पॉइंट्स जहाँ पे मतलब जो x की वैल्यूज जहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम हिट हो रही है y की वैल्यू, वहाँ पे स्लोप ऑफ द कर्व विल बी जीरो, करेक्ट? दैट मीन्स दिस विल होल्ड ट्रू। इफ दैट इज होल्डिंग ट्रू, तो भाई मुझे अब एक प्रॉब्लम है। मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करके, ठीक है? ये एक फंक्शन है, जैसे मैं इसका dy by dx निकाल लिया भाई, कितना आया? 2x, करेक्ट? 2x आया, इसको मैं जीरो पुट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू जीरो। ये मुझे बेसिकली ये बोल रहा है कि x पॉइंट पे आपका जो स्लोप है वो जीरो है, करेक्ट? ओ, x इज इक्वल टू जीरो पॉइंट पे मेरा स्लोप जीरो है। अब प्रॉब्लम ये है कि x जो पॉइंट होगी, x इज इक्वल टू जीरो जो पॉइंट होगी, ग्राफ बना लेते हैं, क्या वो मेरा मिनिमम है या वो मेरा मैक्सिमम है? ये कैसे पता चलेगा? कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, करेक्ट? थोड़ा ग्राफ गलत बन गया है, ग्राफ एक्चुअल बनाते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है? कुछ इस तरीके का होगा, राइट? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की दो वैल्यूज पे y की, हाँ, कुछ इस तरीके का हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, करेक्ट है ना? सो द पॉइंट इज दैट कि मेरा, अब मुझे इसका ग्राफ पता है इसलिए मैंने बना दिया, ठीक है? अगर कुछ ऐसा वियर्ड सा फंक्शन आ जाए, आप कैसे बनाओगे? नहीं बना पाओगे। तो अब नाउ द पॉइंट इज दैट कि नहीं बना पाओगे उस केस में, x इज इक्वल टू जीरो पे मेरा dy by dx जीरो है, दैट मीन्स यहाँ पे एक टेंजेंट है जो कि हॉरिजॉन्टल है, दैट इज ट्रू। तो दिस कुड ऑल्सो बी द केस, दिस कुड ऑल्सो बी द केस। मुझे तो नहीं पता ना भाई ग्राफ कैसा दिख रहा है, मैं हर फंक्शन का ग्राफ थोड़ी बनाता रहूंगा, करेक्ट? तो हर फंक्शन का अगर मैं ग्राफ नहीं बना सकता हूँ, तो भाई साहब ये तो समस्या है कि नहीं? समस्या है। तो क्या करें? तो आइए समझते हैं, उस समस्या को सॉल्व करते हैं। लॉजिकली सोचिए, जो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है वहाँ पे स्लोप्स को देखिए कैसे चेंज हो रहा है। ये देखिए, इसके जस्ट पहले के दो स्लोप्स बना रहा हूँ मैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। देखिए दोनों पॉजिटिव है लेकिन कम होता जा रहा है, करेक्ट? दिस इज मोर स्टीपर, प्लस प्लस लिख रहा हूँ, ये प्लस लिख रहा हूँ, ये जीरो लिख रहा हूँ। प्लस प्लस का मतलब बहुत ज़्यादा स्टीप, प्लस का मतलब थोड़ा कम स्टीप, जीरो, स्टीपनेस खत्म। अब दूसरी तरफ देखते हैं, इन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे।
करेक्ट, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे और ज़्यादा नेगेटिव हो गया। तो एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगी कि जो स्लोप है ना भाई साहब टेंजेंट का, ये मैक्सिमम जो पॉइंट होता है वहाँ पे ये कम होता जा रहा है, मतलब पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव, देन जीरो, देन नेगेटिव। तो कैन वी से दैट dy by dx is negative, मतलब it's not negative but it is changing towards, मतलब it's decreasing, right? It's decreasing, मतलब ये स्लोप की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दैट इज व्हाट इट इज, राइट? स्लोप है ना ये, स्लोप की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। बात तो सही है भाई साहब। चलो अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये x2 है जहाँ पे मिनिमा है, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। एक स्लोप यहाँ, एक स्लोप यहाँ। ओके, तो ये स्लोप जो है ये क्या है, पहले से नेगेटिव है। फिर ये कि इसका क्या हुआ, ये जीरो है और ये पॉजिटिव है। दैट मीन्स यहाँ पे dy by dx जो है, जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है। ओके, ओ भाई साहब ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, ये तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा है। अब थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे वापस आइए। मेरे पास अगर एक ऐसा ग्राफ है और एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पे बताइए स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग है, करेक्ट? तो ऐसे ले लो, यहाँ पे स्लोप देखिए इंक्रीजिंग है, यहाँ पे स्लोप देखिए, यहाँ पे नेगेटिव ही है, और ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, करेक्ट? यहाँ पे लेस नेगेटिव था, यहाँ ज़्यादा नेगेटिव हुआ, यहाँ और ज़्यादा नेगेटिव हो गया, एंड सो ऑन। यहाँ पे क्लोज टू जीरो था, छोटा सा पॉजिटिव था, और पॉजिटिव हुआ और पॉजिटिव हो गया। कहने का मतलब मेरा ग्राफ अगर इंक्रीजिंग होगा, मतलब ऊपर की तरफ उठेगा, कहने का मतलब y की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही होगी तो dy by dx पॉजिटिव होगा। एम आई राइट? अगर y की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी तो dy by dx नेगेटिव होगा। एम आई राइट? मतलब स्लोप नेगेटिव है, डिक्रीज होता जा रहा है। कहने का मतलब स्लोप नेगेटिव है तभी तो वो डिक्रीज हो रहा है। एसेंशियली दिस इज व्हाट, dy by dx, डेल्टा y by डेल्टा x, करेक्ट? ये नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि चेंज इन y इज, मतलब x को आपने पॉजिटिवली बढ़ाया, मतलब इस तरफ आगे गए तो डेल्टा y कम हो गया, मतलब योर फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट इफ दिस इज डिक्रीजिंग, इसको इससे रिलेट करिए, अगर y डिक्रीज कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। आई एम सो सॉरी, अगर y इंक्रीज कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। अगर अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है और ये भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो भाई साहब इसका भी तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। किसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव, करेक्ट? मेक सेंस? डबल डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। तो इट इज, इस तरीके से लिखा जाता है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। कहने का मतलब दिस वाज द कंडीशन फॉर मिनिमा। कहाँ पे इंक्रीज होता है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। तो मिनिमा जो पॉइंट होती है जहाँ पे मिनिमम वैल्यू हिट करती है, वहाँ पे डबल डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज पॉजिटिव। इट्स अ टेस्ट। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, y डिक्रीज कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो ये डिक्रीज कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वही डबल डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव। So this is what we need to understand, that this corresponds to minima, this corresponds to maximum. तो आपने सबसे पहले क्या करा, आपने सबसे पहले ये निकाला, इससे x की वैल्यूज आ गई। अब इसका डबल डेरिवेटिव लो, उन x को यहाँ पे पुट डाउन करो, अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा है, अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम है। सिंपल। दिस इज द समरी ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लेंगे, बट दिस इज हाउ इट इज। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल जिससे आपको ये क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, टू एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक फिजिक्स का, एक नॉर्मल मैथमेटिक्स का। ओके, मिनिमा मैक्सिमा निकालना, निकालो भाई, मिनिमा निकालो, मैक्सिमा निकालो और बताओ क्या है। ओके, तो सवाल लेते हैं। एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, ये ले लेते हैं। आपको क्या बताना है, फाइंड ऑल द मिनिमाज एंड मैक्सिमाज। खत्म।
और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालनी है। ओके, मिनिमा मैक्सिमा कहाँ पे हो रहा है, x कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट मिनिमा मैक्सिमा एंड कॉरेस्पॉन्डिंग y एज वेल। ठीक है, ये दोनों चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, वही हमें पता है कि जहाँ पे भी मिनिमा या मैक्सिमा होगा उसमें ये जीरो होना चाहिए, तो उसका डेरिवेटिव निकालो, विच इज़ दिस माइनस दिस इक्वेटेड टू ज़ीरो। कितना आ रहा है भाई साहब, 6/4 विच इज़ 3/2, यानी कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव जीरो है, दैट आई एम श्योर। इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लोगे तो 4 आएगा। 4 क्या है भाई साहब, पॉजिटिव है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है इस पॉइंट पे, मतलब ये तो कांस्टेंट है ना, तो इस पॉइंट पे भी तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर डबल डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव है, अगर मेरा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है इस पॉइंट पे, तो ये मिनिमा की कंडीशन हुई ना। कहने का मतलब दिस फंक्शन हिट्स द मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3/2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बस इसको पुट डाउन कर दो उसमें। सो इट्स अ टेस्ट कि वेदर मैक्सिमा है कि मिनिमा है कि क्या है। ठीक है, पुट डाउन करो उसकी वैल्यू उसमें। x कितना है भाई हमारे पास, 3/2, कितना हो गया, 2 × 9/4 माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना हो गया, 9/2 माइनस 9 इज -9/2। ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। सो दिस ग्राफ, दिस फंक्शन will hit the minimum value at this point and that minimum value is this much. That's the beauty of differential calculus. Okay, तो सब नोट डाउन कर लेंगे पॉज करके, और एक फिजिक्स का सवाल करते हैं इसी के बेसिस पे, जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा भी, काइनेमेटिक्स। सवाल क्या है, फाइंड द टाइम व्हेन अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अप, vertically upwards reaches its maximum height। मतलब एक बॉल को ऊपर फेंक दिया है, ओके, तो आपको टाइम निकालना है जितना उसको लगने वाला है उसकी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए, गिवन दैट इट फॉलोज दिस इक्वेशन फॉर द हाइट एंड टाइम रिलेशन। ये रिलेशनशिप फॉलो करता है। ठीक है, हाइट और टाइम के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ है, आपको निकालना है व्हाट विल बी द टाइम, what is the time it takes to reach the maximum height। okay, that is what it is। इनफैक्ट हम ये भी निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी। ठीक है, तो चलो दोनों निकालते हैं। ओके, तो क्या करना है भाई हमें, तो आप देखो कि रिलेशन किसके किसके बीच में निकालना है। तो ये आपका y हो जाएगा लेट से, और ये हो जाएगा आपका x। ऐसे सोचना होगा आपको, आइडेंटिफाई कर लेना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी नीड फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम। ओके, सो हमें चाहिए dh/dt, करेक्ट, एंड वी विल इक्वेट इट टू जीरो। क्यों, क्योंकि हाइट मैक्सिमम तभी होगी, और हमें वही पर्टिकुलर टाइम चाहिए जहाँ पे हाइट मैक्सिमम हो रही है, और जहाँ पे भी हो रही होगी dh/dt विल बी जीरो, एंड h और t का रिलेशन मुझे पता है विच इज़ गिवन। तो dh/dt निकालते हैं। ठीक है, तो dh/dt कर लो, u कांस्टेंट है, u कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया होगा, तो इट विल बी u माइनस हाफ g, तो हमें पता ही है, इंटू 2t। कितना आ गया भाई साहब, 2 कट गया, माइनस gt, करेक्ट। तो dh/dt मेरे को आ गया है, मेरे पास आ गया है, और उसको इक्वेट करना है जीरो से, क्योंकि जहाँ पे भी मैक्सिमम हाइट टच कर रहा होगा वो बॉल, आप बॉल तो भूल ही जाओ, फंक्शन पे फोकस करो। ये फंक्शन दी हुई है, इसका एक ग्राफ होगा h और t में, ऐसा सोचना। जब भी ऐसे सवाल हैं आपको ऐसा सोचना है कि h और t में एक ग्राफ होगा, और वो कहीं पे मैक्सिमम हिट कर रहा होगा, बात खत्म। मुझे ये वाली पॉइंट चाहिए, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम चाहिए, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी चाहिए, बस आपको ये सोचना है, दैट्स ऑल। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम निकालने के लिए मुझे पहले क्या करना होगा, dh/dt इक्वल टू जीरो। तो ये dh/dt इसको इक्वेट टू जीरो करो, कितना आ गया भाई, u इज इक्वल टू gt, t इज इक्वल टू u/g, खत्म, टाइम निकल गया। सवाल में यही पूछा था।
और दूसरा क्या, मैंने बोला कि अब एच भी निकाल ही सकते हो आप, तो एच भी निकाल दो ना जब टाइम पता चल गया तो लेट द एच मैक्स बी कैपिटल एच, यू इंटू यू बाई जी माइनस हाफ ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर विच इज यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, काटो, ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर बाई टू जी, द आंसर इज यू स्क्वायर बाई टू जी, दैट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट। सिंपल है ना। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर and I hope the concept of minima maxima from that perspective you should be able to solve the questions is now clear. ठीक है, so see you in the next lecture. If you liked, please share this with your friends and subscribe the channel. Thank you so much.